तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। आज हम देखेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम कैसे निकाला जाएगा अगर हमारा फोर्स सिस्टम नॉन कॉन्करेंट है। तो ये शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर दूंगा कि रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम निकालने का जो मेथड है वो प्योरली किसके ऊपर बेस्ड है? फोर्स सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। प्योरली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो फोर्स सिस्टम। तो हमको मालूम है फोर्स सिस्टम का दो मेजर कैटेगरी है, एक है कोप्लेनर, दूसरा कौन सा है? नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर हमारे सिलेबस में नहीं है तो सिर्फ बचा क्या? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। और उसके अंदर भी दो टाइप्स, एक है कॉन्करेंट और बाकी जितना भी रहेगा कॉन्करेंट छोड़ के वो सब क्या हो जाएगा? नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। हमने ये देखा था अब तक जो भी सम्स किए थे सब किस पे बेस्ड था? वो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। तो इसमें दो कंडीशंस थे कि अगर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में सिर्फ दो फोर्सेस है या फिर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में मोर देन टू फोर्सेस हैं तो क्या करेंगे, राइट? तो हमने देखा था कि अगर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है और सिर्फ दो ही फोर्स है तो हम क्या यूज करेंगे यहां पे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इज अ मेथड टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स इफ द फोर्स सिस्टम इज कॉन्करेंट एंड इट हैज ओनली टू फोर्सेस। अगर दो से ज्यादा फोर्स है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? रेजोल्यूशन मेथड। रेजोल्यूशन मेथड। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं? फर्स्ट समेशन एफ एक्स निकालेंगे, दूसरा समेशन एफ वाई निकालेंगे, तीसरा रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, चौथा अल्फा निकालेंगे एंड फिफ्थ क्या रहेगा? एक डायग्राम। तो टोटल 5 स्टेप, राइट? तो ये प्रोसीजर है। अगर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो फिर हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? दैट इज रेजोल्यूशन मेथड। ओके, रेजोल्यूशन मेथड। तो रेजोल्यूशन मेथड में कौन कौन से टाइप्स, कितने स्टेप्स हैं? ये पूरे के पूरे 5 स्टेप्स आ जाएंगे। पहला स्टेप क्या है? फाइंड समेशन एफ एक्स निकालेंगे, दूसरा समेशन एफ वाई निकालेंगे, तीसरा आर निकालेंगे, चौथा डायरेक्शन निकालेंगे, पांचवा विल अप्लाई वन थियोरम दैट इज नोन एज वेरिग्नॉन्स थियोरम एंड इट इज यूज्ड टू लोकेट पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। और पांचवा क्या रहेगा? डायग्राम। पांचवा क्या रहेगा? डायग्राम। ओके, राइट? और ये जो नया जो एक स्टेप दिख रहा है हमको यहाँ पे वेरिग्नॉन्स थ्योरम, वो टोटली किस पे बेस्ड है? मोमेंट ऑफ ए फोर्स के ऊपर बेस्ड है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमको निकालना आना चाहिए। तो अभी जितना भी हम सम सॉल्व करेंगे वो किस पे रहेगा? नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। इसके पहले जितने भी हमने सम्स किए थे सब क्या था? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम था। क्या था? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो हमने अब तक देख लिया कि हाउ टू यूज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इस पे सम सॉल्व किए। उसके बाद फिर हमने देखा कि हाउ टू यूज रेजोल्यूशन मेथड। ये सेम अप्रोच है, सेम एफ एक्स वही स्टाइल में करेंगे, एफ वाई भी वही स्टाइल, आर भी वही स्टाइल, अल्फा भी वही स्टाइल में रहेगा, लेकिन सिर्फ एक ही स्टेप चेंज होगा, दैट इज नोन एज वेरिग्नॉन्स थ्योरम। ओके, राइट? और एक बात कि नॉन कॉन्करेंट में ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शंस नहीं है कि दो फोर्स एक्ट हो रहा है तो क्या मेथड यूज करने का, या फिर दो से ज्यादा फोर्स एक्ट हो रहा है तो क्या मेथड यूज करने का। तो नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज रेजोल्यूशन मेथड। बहुत ही जनरल मेथड है, ठीक है? तो अगर फोर्स एक बार तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, सो देन गो एंड फॉलो दिस 6 स्टेप्स। क्लियर? ओके, सो आज हम सम सॉल्व करेंगे, राइट? तो नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के ऊपर अगर सम सॉल्व करना है और आंसर अगर सही लाना है तो तुम्हें मोमेंट निकालना आना चाहिए, राइट? मोमेंट निकालना आना चाहिए। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 5 को हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इस क्या लिखा क्वेश्चन में, ए स्क्वायर ABCD ऑफ 2 मीटर साइड इज सब्जेक्टेड टू फोर्सेस ऑफ 10 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन along AB, CB and BD. Find the magnitude, direction and position of resultant with respect to A, point A. अगर तुम लोग को याद होगा कि जब हमने कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम किया था तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई सम आए तो मुझे 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि ये जो क्वेश्चन पूछा है उसका फोर्स सिस्टम क्या है। ओके राइट, तो देख के हमको लगता है कि क्या हमको ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम लग रहा है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम देख के लग रहा है क्या ये तीनों फोर्स। ओके मैं पहले डायग्राम बना देता हूं तो एक्सप्लेन करने में इजी होगा। ये क्या दिया है, एक स्क्वायर है, ये डायगोनल ABCD, $30 किलो न्यूटन, दिस अल्फा इज अननोन। दूसरा फोर्स है 10 किलो न्यूटन और ये डिस्टेंस कितना दिया है, ये लेंथ इज 2 मीटर। और ये कितना है 20 किलो न्यूटन और इसका ये डिस्टेंस लेंथ कितना दिया है 2 मीटर। BC का लेंथ कितना दिया है 2 मीटर। ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 6, तो पहला क्वेश्चन कि क्या ये फोर्स सिस्टम कॉन्करेंट है या नॉन कॉन्करेंट। राइट, यहां पे अगर देखेंगे हम लोग तो एक फोर्स कैसा एक्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, तीसरा अलोंग। तो यहां पे अगर देखेंगे तो ये हो गया, अगर मैं ये फोर्स कंसीडर करता हूं 30 न्यूटन तो ये हो गया उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, बाहर की तरफ जा रहा है। अगर ये फोर्स देखते हैं तो ये हो गया उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, ये फोर्स अगर देखते हैं तो ये हो गया उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो हर एक फोर्स का यहां पे क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, अलग अलग है। तो ये जो फोर्स सिस्टम बनेगा वो क्या बन जाएगा, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बनेगा। ओके राइट, इसके बाद फिर नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट क्या चाहिए था, सवाल क्या चाहिए था कि कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। राइट, कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो यहां पे कितने फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो है ना, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, तो यहाँ पे कितना फोर्स, इतना जरूरी नहीं है इसका, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर 2 फोर्स एक्ट हो, 3 फोर्स एक्ट हो तो मुझे कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन मेथड। तो एंड थर्ड ये स्टेप्स इतना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि अगर नॉन कॉन्करेंट है तो ही उसमें हम बोलते हैं कि 2 फोर्स एक्ट हो रहा है या फिर 2 से ज्यादा। अगर कॉन्करेंट है तो फिर ये सवाल का कोई मतलब नहीं है। थर्ड क्या था क्वेश्चन कि विच मेथड टू यूज, और हमको मालूम है कि नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में एक ही मेथड है, दैट इज नोन एज विच मेथड टू यूज। में एक ही मेथड है, दैट इज रेजोल्यूशन मेथड। और इसके अंदर कितने स्टेप्स है, 6 स्टेप्स हैं। ओके, समेशन fx, fy, r, अल्फा, ये सब हमको ऑलरेडी हमने सीख लिया है, वही कंसेप्ट रहेगा सेम, इसमें कोई चेंज नहीं। 5th सिर्फ एक एक्स्ट्रा है, दैट इज नोन एज
वेरिग्नॉन्स थ्योरम, और 6th क्या रहेगा, डायग्राम। डायग्राम मतलब क्या, टू लोकेट पोजीशन ऑफ आर, लोकेट पोजीशन ऑफ आर। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, और हमको क्या पूछा है कि फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। तो मुझे उसका क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, उसका डायरेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, और उसका पोजीशन फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, और एक पूछा है कि फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एंड लोकेट इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। ओके, पॉइंट ए। नाउ फर्स्ट स्टेप, एक तो मुझे फर्स्ट मालूम पड़ गया कि दिस फोर्स सिस्टम इज नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। सेकेंड, अगर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो बाय डिफॉल्ट वी विल यूज रेजोल्यूशन मेथड। रेजोल्यूशन मेथड में अभी हम लोग ये 6 स्टेप्स फॉलो करेंगे, राइट। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसको। तो सॉल्व जब करेंगे तो फर्स्ट चीज मुझे देखना पड़ेगा कि ये फोर्स सिस्टम में टोटल कितने फोर्स हैं, 1 2 3, 3 में से इंक्लाइंड कितने हैं, एक कौन इंक्लाइंड है, ये 30 किलो न्यूटन का फोर्स इंक्लाइंड है, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसका एंगल विथ एक्स एक्सिस, मतलब ये अल्फा मुझे फाइंड करना पड़ेगा, ये अल्फा कैसे फाइंड करेंगे। सो नाउ लेट अस कंसीडर ट्राइंगल ए बी डी, दिस इज डी, ए बी डी। अगर याद है कि मैंने ये तुम लोग को बताया था कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा तो हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कैसे निकालेंगे। तो मुझे ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल। तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, मुझे ये अपोजिट वाला मालूम है, साइड कितना है, ये ट्राइंगल देखो ठीक से, ये ट्राइंगल ए बी डी, मुझे ये एंगल का अपोजिट साइड मालूम है, कितना है अपोजिट साइड, 2। मुझे इसका एडजेसेंट साइड ही मालूम है, कितना है वो, 2। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देयरफॉर tan थीटा इज व्हाट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड ना, ये फॉर्मूला है ना tan थीटा का। सो देयरफॉर tan अल्फा, यहाँ पे अल्फा तो अल्फा बोलेंगे, थीटा नहीं। सो अल्फा इज इक्वल टू, तो अब ओके क्या है अपोजिट कितना है, ओके नहीं, फिर अल्फा नहीं बोलते, हम थीटा ही बोलेंगे, नहीं तो थीटा फिर कंफ्यूजन होगा कि ये अल्फा क्या है, ये अल्फा क्या है, शायद से फिर लगेगा कि का रिजल्टेंट फोर्स का तो एंगल नहीं है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स का एंगल नहीं है, ये 30 किलो न्यूटन फोर्स का एंगल है। तो हम थीटा ही बोलते हैं, बेस्ट है 2। ओके, तो कितना हो जाएगा ये 1। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ 1, दैट इज 45 डिग्री। तो ये थीटा कितना है, दिस थीटा इज 45 डिग्री। ओके क्लियर, तो मुझे एंगल मिल गया। सो यहाँ पे 3 फोर्स हैं, 20 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। 3 फोर्स में से एक ही फोर्स इंक्लाइंड है और उसका एंगल भी अभी हमने निकाला, कितना आया एंगल, 35, 45 डिग्री। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इंक्लाइंड फोर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व इनटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। और रिजॉल्व कहां पे करोगे, क्योंकि ये कौन सा फोर्स सिस्टम है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, तो रिजॉल्व कहां पे करोगे, एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। आइदर इधर रिजॉल्व करो या फिर इधर रिजॉल्व करो, एक ही बात है, ठीक है। सो लेट्स से अगर ये इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है या फिर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कोई भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एज्यूम करो, इसको रिजॉल्व करो, आइदर यहां पर रिजॉल्व करो या फिर यहां पर रिजॉल्व करो, लेकिन बीच में रिजॉल्व नहीं करोगे। इधर रिजॉल्व करो एट पॉइंट डी या फिर एट पॉइंट बी रिजॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनली आंसर मुझे सेम मिलेगा, लेकिन बीच में रिजॉल्व मत करो। अगर बीच में रिजॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि हम कंफ्यूज हो जाए। तो लेट्स से कि मैं यहां पे दिखाता हूं, ठीक है, कि ये क्या है, ये क्या रहेगा, ये पॉइंट हमारा लेट्स से ये 30 किलो न्यूटन का ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है।
तो मैं यहां पर सॉल्व करता हूं कि एक फोर्स इज पैरेलल टू x एक्सिस, अनदर फोर्स पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो मेन फोर्स कहां पे जा रहा है? टुवर्ड्स ओरिजिन, तो इसलिए x भी क्या करेगा? टुवर्ड्स ओरिजिन जाएगा। मेन फोर्स टुवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है, ओरिजिन मतलब d, तो ये जो y का जो फोर्स है y एक्सिस वाला वो भी क्या करेगा? टुवर्ड्स ओरिजिन जाएगा। तो ये वैल्यू कितना होगा? 30 cos 45 और ये कितना है? 30 sin 45। क्लियर? तो हमने क्या किया? तीन फोर्स था, तीन फोर्स में से एक इंक्लाइन, तो हमने उसका क्या किया? एंगल निकाल दिया। एंगल निकालने के बाद, क्योंकि ये नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, तो हमने इसको एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर रिजॉल्व किया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम बी को भी कंसिडर कर सकते हैं, डी को कंसिडर कर सकते हैं। तो मैंने डी को क्यों किया? क्योंकि अगर मैं बी में करता तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट आता, यहाँ पे वाई आता, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊं, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिया। ठीक है, और कोई रीजंस नहीं। अगर मैं यहाँ पे भी करता तो भी मुझे आंसर सेम मिलता। तो अभी इसमें और कोई इंक्लाइन फोर्स नहीं है, राइट? इसमें और कोई इंक्लाइन फोर्स नहीं है। मैंने क्या किया? 30 किलो न्यूटन को क्या किया? मैंने स्प्लिट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? एज गुड एज ये फोर्स नहीं है, एज गुड एज ये फोर्स नहीं है। लेकिन तुम लोग उसको रब नहीं करोगे, उसको एज इट इज रखोगे, लेकिन अज्यूम करो कि ये फोर्स नहीं है। तो मैंने यहां मिटा दिया ताकि हम उसको ठीक से इमेजिन कर पाए। तो फर्स्ट स्टेप, समेशन एफ ऑफ एक्स मुझे फाइंड करना है। तो अगेन साइन कन्वेंशन आ जाना चाहिए हमको। तो मैं साइन कन्वेंशंस को यहां पे बनाता हूं। अगर फोर्स राइट की तरफ गया तो पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ गया तो नेगेटिव, ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे गया तो नेगेटिव। ओके, तो मुझे बताओ कौन कौन से फोर्स कहां जा रहा है? आई वॉन्ट टू फाइंड टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो पहला यहां पे ये फोर्स देते हैं, दैट इज माइनस 30 cos 45। माइनस क्यों? बिकॉज दिस इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, माइनस। ये तो वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये रहा हॉरिजॉन्टल, तो +10 इज इक्वल टू प्लस। क्यों? क्योंकि ये राइट की तरफ जा रहा है। तो अभी कैलकुलेटर निकालो और इसका आंसर देखो कितना आ रहा है। कैलकुलेटर निकाल के -11.21 किलो न्यूटन। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं, दैट इज समेशन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स नेगेटिव आया, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स नेगेटिव कब आता है? हॉरिजॉन्टल फोर्स जब ये कहां पे? लेफ्ट की तरफ जाए। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दैट इज 11.21 किलो न्यूटन कहां की तरफ जा रहा है? लेफ्ट की तरफ। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सेकेंड स्टेप, वही स्टेप्स कर रहे हैं हम लोग ने, हमने जो किया था पहले ही ऑलरेडी अबाउट वाई। नाउ एफ ऑफ वाई मतलब टोटल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई डायरेक्शन। तो ये नीचे की तरफ है ये फोर्स, तो -20, ये ऊपर की तरफ वर्टिकल फोर्स, तो +30 sin 45। ओके, और कोई तो फोर्स नहीं है। अब कैल्सी यूज करेंगे और मुझे बताओ एफ ऑफ वाई कितना आ रहा है? तो एफ ऑफ वाई 1.21 किलो न्यूटन, राइट? तो कैलकुलेटर में यहां पे नेगेटिव नहीं आ रहा है, मतलब क्या? पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या? वर्टिकल फोर्स एफ ऑफ वाई मतलब वर्टिकल फोर्स पॉजिटिव कब होता है? जब ये ऊपर की तरफ जाता है। तो मैं यहां पर ही उसका डायरेक्शन दिखा रहा हूं कि ये ऊपर की तरफ। सो देयरफॉर समेशन एफ ऑफ वाई कहां पे जा रहा है? ऊपर की तरफ। हो गया। नाउ रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू √ समेशन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। √ वैल्यूज पुटअप करो, 11.21 का स्क्वायर प्लस 1.21 का स्क्वायर। ओके, कैलकुलेटर यूज करेंगे और आंसर बताओ कितना आ रहा है? 11.28 किलो न्यूटन। तो मुझे क्या मिल गया?
रिजल्टेंट भी मिल गया। ओके, तो देखो वही स्टेप है ना, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई आर अल्फा, जो हमने ऑलरेडी किए थे। फोर्थ स्टेप दैट इज डायरेक्शन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा आ रहा था, इसलिए हमने स्टार्टिंग में जो एंगल था अल्फा दिया हुआ, हम लोग उसको क्या करेंगे, थीटा अज्यूम करेंगे, तो भी चलेगा, थीटा अज्यूम करेंगे। क्या है, समेशन एफ ऑफ वाई डिवाइड बाय समेशन एफ ऑफ एक्स, सो tan इनवर्स ऑफ। नोट करो कि हम हमेशा, अब यहां पे देखो एफ ऑफ वाई किधर है, ये ना, क्या वैल्यू है इसका 1.1.21। एफ ऑफ वाई किधर है, यहाँ पे दो वैल्यूज है ना, एक नेगेटिव में है और दूसरा कौन सा है, पॉजिटिव में। तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, क्या करेंगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो यहां पे लिखो 11.21। ओके, तो अब मुझे बताओ कि अल्फा कितना आ रहा है, अल्फा 6.16 डिग्री है अल्फा। कितना है अल्फा, अल्फा इज 6.16 डिग्री। तो स्टेप नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट। स्टेप नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, स्टेप नंबर 5, राइट। तो उसके लिए मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा। तुम तो पॉज करो वीडियो को और ये सबको नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर हम लोग स्टेप नंबर 5 की तरफ जाएंगे। ओके, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। स्टेप नंबर 5 इज वैरिग्नॉन्स थ्योरम। क्यों यूज करना पड़ेगा मुझे वैरिग्नॉन्स थ्योरम, क्योंकि ये एक नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है और नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में मुझे रिजल्टेंट फोर्स का पोजीशन लोकेट करना है। तो लोकेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वैरिग्नॉन्स थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। फिफ्थ स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज वैरिग्नॉन्स थ्योरम। वैरिग्नॉन्स थ्योरम, ठीक है। Therefore, क्या है इसका फॉर्मूला, समेशन एम एफ इज इक्वल टू एम आर। यहां पे जो मोमेंट पॉइंट रहेगा, मोमेंट पॉइंट ए बी सी डी, क्या आएगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में लोगों ने साफ साफ बोला है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए। ध्यान दो, विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यहां पे रिजल्टेंट मुझे पूछा है लोकेट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, इसीलिए यहां पे ए आएगा, इसीलिए यहां पर भी ए आएगा। तो यहां पे ए क्यों आ रहा है, हमारा मर्जी नहीं चलेगा। ए बी सी डी क्या आएगा उसमें, हमारा मर्जी नहीं चलेगा। टोटली किस पे डिपेंड है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में अगर पूछा है कि लोकेट द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ए, तो यहां पे दोनों जगह पे ए आएगा। अगर क्वेश्चन ने पूछा है कि लोकेट द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इधर दोनों जगह पे बी आएगा। अगर सी पूछा है तो दोनों जगह पे सी, और डी पूछा है तो दोनों जगह पे डी, एंड सो ऑन, राइट। इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, इस फॉर्मूला को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज समेशन एम एफ इज इक्वल टू ए मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट पॉइंट ए। उसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स क्या है, फोर्स इनटू फोर्स क्या है यहाँ पे, रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि मोमेंट है ना ये। मोमेंट का डेफिनेशन क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ फोर्स कौन है, आर है, तो मैंने फोर्स यहाँ पे आर लिख दिया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम अज्यूम करते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, डी, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ये होगा अभी हमारा मेन फॉर्मूला। ओके, अभी से हम लोग जब भी वैरिग्नॉन्स थ्योरम का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, ये वाला मॉडिफाइड वाला लिखेंगे, ठीक है। दैट इज समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू आर इंटू डी, राइट। तो मैं इसको रब करता हूं ताकि थोड़ा स्पेस हो जाए, नहीं रहने दो, देखते हैं। नाउ इक्वेशन 1 का पहले जो लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है ना, उसको पहले फाइंड करेंगे हम लोग। ओके,
लेफ्ट साइड का, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फोर्सेस अबाउट विच पॉइंट, अबाउट पॉइंट मोमेंट पॉइंट ए, मोमेंट पॉइंट ए। अभी याद है पिछले लेक्चर में हमने जो सम सॉल्व किए थे मोमेंट निकालने का, सेम कंसेप्ट मुझे अभी यहां पे अप्लाई करना है। किए थे ना ये सम्स, किए थे ना, राइट? तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए निकालना है। वेयर इज ए? दिस इज योर पॉइंट ए। कितने फोर्स हैं? 1 2 3 4, चारों का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। पहला फोर्स कौन है? 30 cos 45, तो राउंड ब्रैकेट डालो, यहां पे लिखो 30 cos 45 इंटू, ये फोर्स कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, तो डिस्टेंस कैसा रहेगा? वर्टिकल। वो वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां तक मेजर करोगे? फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, सो डिस्टेंस शुड बी वर्टिकल। वर्टिकल डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? इट शुड स्टार्ट फ्रॉम मोमेंट पॉइंट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि दिस इज ए, ए इज व्हाट? ए इज द मोमेंट पॉइंट। मोमेंट पॉइंट शुरू होगा और ये जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल फोर्स वहां तक जाके खत्म हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना ये? 2 मीटर। तो यहां पे लिख लो 2 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को, इस लेंथ को, ये जो फोर्स है लेफ्ट की तरफ धक्का मारेगा, क्योंकि एरो क्या बता रहा है? लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ धक्का मारेगा इस डिस्टेंस को, 2 मीटर को। तो ये 2 मीटर का जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो अबाउट पॉइंट ए कैसे टर्न होगा? एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस। तो ये फोर्स का काम हो गया। दूसरा फोर्स आ जाओ, 20 किलो न्यूटन। कैसा? ये वर्टिकल है, वर्टिकल है, तो क्या करना पड़ेगा? अगर ये वर्टिकल है तो डिस्टेंस कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल रहेगा। और वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहां से कहां तक मेजर करोगे? ए से शुरू करेंगे और ये जो फोर्स है वर्टिकल फोर्स वहां तक खत्म, मतलब इस पॉइंट तक खत्म होगा। तो मुझे ये डिस्टेंस कितना है? 2 दिया है उस पर। तो मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट डालता हूं, पहले फोर्स लिखता हूं, फोर्स 20 न्यूटन इंटू डिस्टेंस कितना है? दैट इज 2। अब ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को, ये जो 20 न्यूटन का फोर्स है, फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है? नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ धक्का मारेगा। तो अगर ये पॉइंट बी को नीचे की तरफ धक्का मार रहा है, तो ये जो लेंथ है ए बी, दैट इज 2 मीटर, वो कैसे टर्न होगा? अबाउट पॉइंट ए टर्न कैसे होगा? क्लॉकवाइज। तो ये पॉजिटिव। क्लियर? तो हमने इसका भी काम कर दिया। नेक्स्ट फोर्स कौन है? 10 किलो न्यूटन। अब देखो 10 किलो न्यूटन कहां से पास हो रहा है? उसका लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रहा है? फ्रॉम ए, मोमेंट पॉइंट। तो उसका मोमेंट 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका भी काम हो गया। अब बचा कौन? 30 sin 45। इसका भी लाइन ऑफ एक्शन देखो, अगर तुम उसको ऊपर लेके जाओ और नीचे एक्सटेंड करो तो मालूम पड़ेगा कि लाइन ऑफ एक्शन उसका पॉइंट ए से पास हो रहा है। पॉइंट ए कौन है? मोमेंट पॉइंट। तो अगर हमने देखा था ना मोमेंट पढ़ते वक्त कि अगर किसी भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन या फिर फोर्स अगर मोमेंट पॉइंट से पास हो तो उसका मोमेंट क्या रहेगा? 0। तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा? कैलसी लो और ये वैल्यूज को पुटअप करो और मुझे बताओ कि अबाउट पॉइंट ए कितना आ रहा है? -2.42, -2.42 क्या रहेगा उसका यूनिट? फोर्स किस में है? किलो न्यूटन। तो इसलिए किलो न्यूटन। डिस्टेंस किस में दिया? लेंथ मीटर, किलो न्यूटन मीटर। माइनस आया मतलब 2.42 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट कब रहता माइनस? अगर हम क्लॉकवाइज ले तो क्या रहेगा? पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज हो तो क्या रहेगा? नेगेटिव। तो मोमेंट नेगेटिव कब रहेगा? जब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो मुझे ये मिल गया। ओके, मुझे ये मिल गया। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, समेशन m मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए, वो वैल्यू मुझे मिल गया। ओके, नाउ ओके, देयरफॉर नेक्स्ट क्या लिखो? देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 ये वैल्यू कितना है? दैट इज 2.42 इज इक्वल टू आर कितना मिला मुझे? आर कितना आया था? देखो 11.28 आया था आर। चेक करो आर कितना था? 11.28 इंटू डिस्टेंस डी। देयरफॉर डी इज इक्वल टू 2.42
डिवाइड बाई 11.28। कैल्सी यूज करो और मुझे बताओ d कितना आ रहा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तुमको कितना मिलेगा 0.21 मिल गया डिस्टेंस। तो एक्चुअली क्या मिला तुमको ये d, that is the perpendicular distance where the resultant force will act. Okay? तो ये हो गया मेरा फिफ्थ स्टेप। सिक्स स्टेप क्या है? सिक्स स्टेप डायग्राम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? पोजीशन लोकेशन डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं भी सबको रब कर देता हूं। इसको रब कर देता हूं। फिफ्थ लास्ट स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो इसका लोकेशन प्लॉट करना इंपॉर्टेंट है। सब रब कर दूंगा, लेकिन इसका सिक्स स्टेप दैट इज टू लोकेट द पोजीशन लोकेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मोमेंट जो आया वो चाहिए मुझे, या फिर इसको भी रब कर देता हूं। तो मुझे क्या चाहिए अभी? सिक्स स्टेप दैट इज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ना। यही करना है ना। ओके, जस्ट देखो ये लोकेट करने से मुझे तीन चीज की जरूरत है। एक समेशन एफ ऑफ एक्स जो आया था वो वैल्यू कितना था? समेशन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना था? समेशन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दैट इज माइनस 11.21 ना। दैट इज 11.21 किलो न्यूटन। कहां पे जा रहा था वो? लेफ्ट साइड। समेशन एफ ऑफ वाई का वैल्यू कितना था? कितना मिला था हमको? वाई 1.21 किलो न्यूटन पॉजिटिव था, मतलब ऊपर की तरफ। और जो मोमेंट हमको मिला वो मुझे कितना मिला? मोमेंट मुझे कितना मिला? 2.43 किलो न्यूटन मीटर, एंड दैट वाज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? एंटी क्लॉकवाइज। .21 की तरफ, राइट? चलो तो हम क्या करेंगे? पहले ये लिख लेते हैं कि समेशन एफ ऑफ एक्स हमें कितना मिला। तो ये नाउ अभी क्या करना है हमको? नाउ नेक्स्ट अभी क्या है कि स्टेप नंबर 6 दैट इज डायग्राम। डायग्राम का मतलब क्या है कि मुझे आर का पोजीशन लोकेट करना है। ठीक है, तो लोकेट करने से पहले कुछ चंद चीजें हमें चाहिए। वैल्यूज हम ने जो अभी निकाला है वो वैल्यूज ले लेते हैं पहले। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स कितना आया था मुझे? 11.21 नेगेटिव था। 11.21 किलो न्यूटन। कहां पे जा रहा था वो? लेफ्ट की तरफ। उसके बाद मुझे एफ ऑफ वाई कितना मिला? एफ ऑफ वाई 1.21 पॉजिटिव था, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और मोमेंट जो हमको निकाला हमने वो कितना आया था? 2.43 एंटी क्लॉकवाइज। 2.43 किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ठीक है। ये मुझे डेटा चाहिए। किसके लिए चाहिए?
टू प्लॉट द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, हमने देखा था कि वेरिग्नॉल्स थ्योरम का मॉडिफाइड वर्जन क्या था, ये ना, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्स अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू आर इंटू डी। तो ये क्या था हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी हम और दो नए इक्वेशंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या है वो इक्वेशन? मोमेंट फोर्स अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू x इंटू एफ ऑफ वाई। इक्वेशन नंबर 2 मतलब क्या कि अगर यहां पे x है तो यहां पे कौन आएगा? f ऑफ y। और एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज समेशन एफ ऑफ मोमेंट ऑफ f अबाउट पॉइंट a इज इक्वल टू y। अब यहां पे y है तो यहां पे कौन आएगा? समेशन f ऑफ x आएगा। ठीक है, अगर यहां पे x है तो यहां पे कौन आएगा? f ऑफ y। और अगर यहां पे y है तो यहां पे कौन आएगा? f ऑफ x। ठीक है, सो नाउ लेट अस फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ये वैल्यू कितना है? समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए मुझे ऑलरेडी मिला ना, कितना है वो? 2.43 इज इक्वल टू x डिस्टेंस मुझे नहीं मालूम इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई कितना है? 1.21। सो देयरफॉर x कैल्सी किधर है? ओके, एफ ऑफ x ओके, तो x इज इक्वल टू फिर क्या आएगा? x इज इक्वल टू 2.43 डिवाइड बाई 1.21, राइट। अभी कैलकुलेट लो, देखो कितना आ रहा है? 2.43 डिवाइड बाई 1.21 कितना आ रहा है? 2 मीटर। x कितना है? 2 मीटर। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 3 ये वैल्यू कितना है? 2.43 ये वैल्यू, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ f एट पॉइंट a कितना है? 2.43 इज इक्वल टू y का वैल्यू नहीं मालूम, f ऑफ x कितना है? 0.21 इंटू, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2.43 डिवाइड बाई 11.21। So 2.43 divided by 11.21, right? कितना आ रहा है वो? 0.21 मीटर, राइट। अब देखो कैसे लोकेट करेंगे। ये जो इक्वेशन, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं x डिस्टेंस, x मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलूंगा तो मुझे कौन मिलेगा वहां पे? f ऑफ y मिलेगा, जो वेट करता रहेगा वहां पे। ठीक है, अगर मैं ये y डिस्टेंस चलूंगा, दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस, तो मुझे कौन मिलेगा वहां पे? f ऑफ x मिलेगा, खड़ा हुआ वहां पे वेट करता हुआ। ठीक है, लेट्स से अब मैं यहां पर हूं, कहां पर हूं? सेंटर पे। ये इक्वेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि तुम x डिस्टेंस ट्रेवल करो तो तुमको यहां पे कौन मिलेगा? f ऑफ y मिलेगा। x डिस्टेंस कितना? x कितना है? 2 मीटर।
अब मैं यहां पर हूं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं यहां से x डिस्टेंस यहां से यहां पे जा सकता हूं बाय 2 मीटर, या फिर यहां से लेफ्ट साइड में जा सकता हूं बाय 2 मीटर। मेरे पास दो ऑप्शन है, राइट ना। अब अगर मैं यहां से राइट की तरफ गया बाय 2 मीटर तो मुझे वहां पे कौन मिलेगा, एफ ऑफ वाई मिलेगा। और एफ ऑफ वाई कैसा दिखता है, एफ ऑफ वाई ऐसा, देखो उसका डायरेक्शन कैसा है, ऊपर की तरफ ना। तो यहां पे मुझे कौन मिलेगा, एफ ऑफ वाई, दैट इज एफ ऑफ वाई। इधर अगर मैं लेफ्ट की तरफ गया तो कौन मिलेगा मुझे, एफ ऑफ वाई मिलेगा। तो एक ही साथ एक ही जन दो जगह पे तो हो नहीं सकता, राइट ना। एक इंसान एक ही जगह पे दो जगह हो सकता है क्या, नहीं ना। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो एफ ऑफ वाई है आइदर वो लेफ्ट साइड में रहेगा वेट करता हुआ, या फिर राइट साइड में रहेगा वेट करता हुआ। अब दोनों में से सही कौन सा है चेक करो। मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर मैं अज्यूम करता हूं कि यहां से मैं लेफ्ट गया तो ये जो फोर्स है जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो ये डिस्टेंस जो है ना 2 मीटर, उसको कैसे टर्न करेगा अबाउट पॉइंट सेंटर से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और हमारा मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब ये क्लॉकवाइज मूवमेंट सही नहीं है, क्योंकि हमारा मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सही जगह है, चेक कर लो। अभी यहां से मैं राइट की तरफ गया बाय 2 मीटर, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो कैसा घूम रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा मूवमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सही जगह है। दूसरा थर्ड इक्वेशन क्या बोल रहा है कि अगर मैं y डिस्टेंस ट्रेवल करूं तो मुझे वहां पे कौन मिलेगा, वेट करता हुआ एफ ऑफ एक्स, राइट। y कितना डिस्टेंस है, 0.21। तो लेट से अगर मैं यहां से y मतलब क्या, यहां से मैं ऊपर जा सकता हूं या फिर वहां से नीचे आ सकता हूं। अगर मैं ऊपर गया तो वहां मुझे कौन मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा। एफ ऑफ एक्स कैसा दिख रहा है, ऐसा ना कि वो कहां जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, तो वो टुवर्ड्स लेफ्ट। और नीचे भी अगर मैं गया तो वहां पे भी क्या करेगा, वो टुवर्ड्स लेफ्ट। कौन है ये, समेशन एफ ऑफ एक्स। कौन है ये, समेशन एफ ऑफ एक्स। अब एक ही आदमी एक साथ दो जगह पे तो हो नहीं सकता, तो कहां पे होगा, आइदर यहां पे होगा या फिर यहां पे होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, चेक करो कि ये जो फोर्स है ये डिस्टेंस को कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो फोर्स है ये डिस्टेंस को कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। ये डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस कैसे घुमाएगा उसको, क्लॉकवाइज। मेन हमारा जो मूवमेंट वो कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो फोर्स है कैसे घुमा रहा है उसको, ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज वाला सही नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज वाला सही है। तो याद रखो कि जब भी हम फोर्स को लोकेट करेंगे तो हमेशा मूवमेंट कैसा होना चाहिए, ये जो मूवमेंट रहेगा वही होना चाहिए। यहां पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम क्या करेंगे, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई, राइट। ये एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, और इसको ये लाइन को परपेंडिकुलर जो रहेगा दैट इज डी, याद है डी, ये डी। तभी हमको मालूम पड़ गया कि ये एक्स वाई और डी कहां कहां पे आएगा। अब ये जो दिख रहा है ब्लैक कलर की लाइन दैट इज योर रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स का मुझे क्या चाहिए, सेंस कि ये ऊपर की तरफ एक्ट होगा या फिर नीचे की तरफ एक्ट होगा। तो फिर चेक करो, अगर मैंने उसको नीचे की तरफ एक्ट कराया ऐसा आर नीचे की तरफ, तो जो डी है वो कैसे टर्न करेगा, क्लॉकवाइज। लेकिन हमारा मूवमेंट क्या कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन नीचे की तरफ नहीं होगा बल्कि ऊपर की तरफ होगा। दिस इज आर एंड आर कितना है, देखो जो भी आर है उसका वैल्यू लिख दो वहां पे। आर कितना है, यहां पे कितना मिला था, आर 11.28। तो दिस इज योर आर 11.28, ओके, राइट। और ये है उसका अल्फा, दैट्स इट। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं एक बार फिर से। सिक्स्थ पॉइंट दैट इज टू लोकेट इट्स पोजीशन, टू लोकेट इट्स पोजीशन कैसा रहेगा ये सिक्स पॉइंट, टू लोकेट इट्स पोजीशन। मुझे ये तीन चीज जो ऑलरेडी हमने फाइंड किया है वो मुझे मालूम होना चाहिए, ये तीन चीज, उसका डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। उसके बाद
अभी से जब भी हम वेरिग्नोस थ्योरम यूज करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एक साथ लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 एक साथ लिखेंगे। क्या इक्वेशन है कि समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट पॉइंट इज इक्वल टू आर इंटू डी। डी इज व्हाट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द फोर्स आर। ये क्या है? मोमेंट ऑफ समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू x इंटू एफ ऑफ वाई। यहाँ पे x आया है तो यहाँ पे y, यहाँ पे y आया है तो यहाँ पे x, राइट। तो ये तीनों इक्वेशन यूज करके मैं d का वैल्यू निकालूंगा, x का वैल्यू निकालूंगा और y का वैल्यू निकालूंगा। यहाँ पे हमने x का वैल्यू निकाला और y का वैल्यू निकाला। ठीक है, ये वैल्यूज निकालने के बाद अब मुझे क्या करना है? उसको लोकेट करना है, लोकेट करना है। ओके, लोकेट कैसे करेंगे कि यहाँ पे देखो कि इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अगर हम लोग इतना x डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो मुझे वहां पे कौन मिलेगा? खड़ा हुआ कौन रहेगा उसके लिए? वेट करता हुआ कौन रहेगा उसके लिए? f ऑफ y। f ऑफ y कैसे दिखता है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर वो यहां से राइट की तरफ जाए या लेफ्ट की तरफ जाए, उसके पास दो ऑप्शन है, लेकिन एट ए टाइम f ऑफ y दो जगह पे नहीं हो सकता, एक ही जगह पे होगा, आइदर राइट में होगा या फिर लेफ्ट में होगा। अगर ये लेफ्ट में जाता है तो वहां पे मोमेंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये क्लॉकवाइज, लेकिन हमारा मोमेंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए वो लेफ्ट में नहीं हो सकता, तो उसको राइट में ही होना पड़ेगा। अगर राइट में देखो, राइट में अगर लेते हो तो क्या आएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड इक्वेशन क्या कह रहा है कि अगर मैं y डिस्टेंस ट्रेवल करूं तो मुझे वहां पे कौन मिलेगा? f ऑफ x मिलेगा। f ऑफ x किधर है? ये ना, तो यहां से मैं ऊपर जा सकता हूं f ऑफ x या फिर नीचे आ सकता हूं, लेकिन एट ए टाइम f ऑफ x ना ऊपर रहेगा ना नीचे रहेगा, दोनों जगह पे एक साथ नहीं रहेगा, आइदर वो ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा। तो अगर मैं नीचे कंसीडर करता हूं तो क्या होगा? ये कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है? वो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्लॉकवाइज नहीं, हमको क्या चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये पॉइंट सही है। तो ये लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, ये सही है। तो दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। तो ये ब्लैक कलर का लाइन क्या बन गया? रिजल्टेंट फोर्स। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन गया? डी। डी ये है ना, डी इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू आर, वो डी बन गया। अब रिजल्टेंट फोर्स का मुझे सेंस चाहिए, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर मैं नीचे की तरफ लेता हूं तो ये जो डी है डिस्टेंस, वो कैसे टर्न करेगा? क्लॉकवाइज। अगेन गलत, मुझे क्या चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ओके, राइट। तो ये है प्रोसीजर। क्या, किस चीज का प्रोसीजर है ये रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का ये प्रोसीजर है, राइट। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 6. This is question number 7. Okay, let's start with question number 7. This is the figure given in the question, and the question is 4 coplanar forces 2 Newton, 3, 5, 7 are acted as shown in the figure. Determine the magnitude and direction and also the position of equilibrant force. Equilibrant force. Okay. हमने पहले भी जब सम सॉल्व किए थे इक्विलिब्रियंट के, तो हमने एक बात नोट किया था कि अगर इक्विलिब्रियंट फोर्स पूछता है तो हम पहले क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, और रिजल्टेंट फोर्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे? इक्विलिब्रियंट फोर्स को बनाएंगे, वहां पे इक्विलिब्रियंट फोर्स को बनाएंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि देख के लगता है कि दिस इज ए नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कितना फोर्स एक्ट कर रहा है दैट डजंट मैटर। हम यहाँ पे एक ही मेथड है, दैट इज रेजोल्यूशन मेथड, और उसमें 6 स्टेप्स है, हम लोग उसी को ही फॉलो करेंगे। ओके, सो नाउ आउट ऑफ दिस 1, 2, 3, 4 फोर्सेस, 2 आर इंक्लाइंड एंड वी ऑल्सो नो देयर एंगल विद एक्स एक्सिस, विद हॉरिजॉन्टल। ओके, एक्स एक्सिस मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल। So now at A let me resolve, और हमको मालूम है अगर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो we will always resolve the inclined force at the point of application. So this is 2 cos 30 and this is 2 sin 30. ये भी inclined है and we also know the angle with horizontal. So this is main force is moving towards the origin. तो ये भी towards the origin, ये भी towards the origin. तो this will be 5 cos 60 and this is 5 sin 60.
क्लियर? तो और कोई फोर्स है जो इंक्लाइन है? नहीं है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ आवर बेसिक्स. फर्स्ट, समेशन एफ एक्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन एफ एक्स? ध्यान से जाओ, ऐसे यहां पे कोई फोर्स नहीं है, यहां पे एक फोर्स है, that is plus 2 cos 30. This is plus 2 cos 30. This is plus 7, and this one is minus let's say 5 cos 60. Okay, now let us use calculator. Calculator में क्या आंसर आ रही है? 6.23 किलो न्यूटन. 6.23 किलो न्यूटन. पॉजिटिव है ना? कैलकुलेटर में नेगेटिव नहीं आया, मतलब पॉजिटिव है. तो हॉरिजॉन्टल फोर्स पॉजिटिव कब रहेगा? जब ये राइट की तरफ जाएगा. हॉरिजॉन्टल फोर्स का पॉजिटिव रहता है जब ये राइट की तरफ जाता है. ओके, पहला स्टेप कंप्लीट. सेकंड स्टेप, समेशन एफ ऑफ वाई. ओके, पहला फोर्स -3 नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए -3. ये ऊपर की तरफ जा रहा है, +2 sin 30 ऊपर की तरफ. दिस इज हॉरिजॉन्टल, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है वर्टिकल वाला, तो +5 sin 60. ओके, अगेन यूज कैलकुलेटर. कैलकुलेटर यूज करने के बाद कितना आ रहा है ये वैल्यू? दैट इज 2.33 किलो न्यूटन. पॉजिटिव. तो ये वर्टिकल फोर्स पॉजिटिव कब रहता है? वर्टिकल फोर्स जब ये ऊपर की तरफ जाएगा. तो इसलिए हमने यहां पे डायरेक्शन क्या दिखाया? ऊपर की तरफ. राइट. थर्ड, रिजल्टेंट फोर्स अंडर रूट ऑफ समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर. एफ ऑफ एक्स इज 6.23. ठीक है, मैं लिख रहा हूं, लेकिन तुम लोग यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिखोगे. एग्जाम में पूरा फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद ही वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे. सो कितना आ रहा है रिजल्टेंट फोर्स? फाइंड करो. 6.65 किलो न्यूटन. फोर्थ स्टेप, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई बाय एफ ऑफ एक्स. tan इनवर्स ऑफ f of y is 2.33, f of x is 6.23. कैलकुलेटर में वैल्यू पुट अप करो और कितना आ रहा है एंगल देखो, 20.5 डिग्री. हो गया? राइट. ये तो फोर्थ स्टेप हुआ. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. अब फिफ्थ स्टेप करना है. तो फिफ्थ स्टेप के लिए मैं इसको रब करूंगा. फिफ्थ स्टेप में क्या है? फिफ्थ स्टेप इज वैरिग्नॉन्स थ्योरम. वैरिग्नॉन्स थ्योरम फिफ्थ स्टेप. और हमने कहा था कि जब भी हम वैरिग्नॉन्स थ्योरम लिखेंगे, फिफ्थ स्टेप ना, फिफ्थ स्टेप, दैट इज बाय यूजिंग वैरिग्नॉन्स थ्योरम. वैरिग्नॉन्स थ्योरम. तो कितना लिखेंगे फॉर्मूला नीचे? 3 फॉर्मूला. दैट इज समेशन एफ इज इक्वल टू आर इंटू टी. अब यहां पे क्या आएगा? मोमेंट पॉइंट क्या आएगा? ए बी सी क्या आएगा? यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है. क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, राइट ना? क्वेश्चन में कुछ बताया लोगों ने? क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं. तो यहां पे वी कैन अज्यूम ए. ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो लेट अस अज्यूम ए. सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 2 क्या रहेगा? x इंटू एफ ऑफ वाई. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. यहां पे x है तो यहां पे एफ ऑफ वाई. यहां पे क्या रहेगा? समेशन y इंटू वाई है तो यहां पे x. राइट. और यहां पे एज यूजुअल a. तो ये है हमारा वैरिग्नॉन्स थ्योरम के 3 इक्वेशंस. तो यहां से मुझे d मिल जाएगा, यहां से मुझे x मिल जाएगा, यहां से d मिलेगा, यहां से x मिलेगा और यहां से y मिलेगा. तो फर्स्ट हमको क्या निकालना पड़ेगा? ये लेफ्ट हैंड साइड की समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस
अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू, दिस इज पॉइंट ए। इसको हमने स्प्लिट किया तो मतलब एज गुड एज ये अभी नहीं है, ना के बराबर, क्योंकि मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, ये भी स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, मतलब ये भी नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम लोग उसको ऐसे रखोगे, अज्यूम करो कि वो नहीं है। तो अभी हर एक फोर्स आइदर वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है, कोई भी इंक्लाइन नहीं है, ठीक है। तो ये मूवमेंट निकालना और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर वर्टिकल फोर्स है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, अगर फोर्स मेरा हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस वर्टिकल, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस। पहला फोर्स है और मेरा मोमेंट पॉइंट कौन है? मोमेंट पॉइंट इज ए। मोमेंट पॉइंट कौन है? इज ए। पहला फोर्स 2 sin 30 इज पासिंग थ्रू ए, तो उसका मोमेंट 0। दूसरा फोर्स 2 cos 30 इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए, उसका मोमेंट 0। थर्ड फोर्स दैट इज 3 इज व्हाट? वर्टिकल। 3 ब्रैकेट में डाल दो, 3 फोर्स कितना है? 3 किलो न्यूटन। ये वर्टिकल है तो फोर्स क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल। कहां से मेजर करेंगे? ए से। मोमेंट पॉइंट शुरू होगा और ये फोर्स तक जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना है? 1। तो ये हो गया 1। उसके बाद 5, दूसरा फोर्स कौन है? 5 cos 60, तो यहां पे लिख दो 5 cos 60। 5 cos 60, ठीक है। कौन सा फोर्स है? 5 cos 60। फोर्स कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, तो उसका डिस्टेंस कैसा रहेगा? वर्टिकल। डिस्टेंस क्या रहेगा? वर्टिकल। ओके, तो ये डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? ए से मेजर करेंगे। ये बात याद रखो, अभी नेक्स्ट टाइम से मैं हमेशा बोलूंगा नहीं ये कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा कहां से मेजर करेंगे? मोमेंट पॉइंट से। अब ये जो ए है, ए हमारा इस क्वेश्चन में क्या है? मोमेंट पॉइंट। ओके, तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? मोमेंट पॉइंट से मेजर करेंगे। तो 5 cos 60, तो दिस इज द फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन उसका 5 cos 60, और ये हो गया उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 1, तो इंटू 1। ओके, एक चीज जो भूल गए हमने यहाँ पे, प्लस माइनस साइन। 3 into 1, 3 into 1, 3 into 1, ये वाला। तो ये जो लेंथ है 1, इस लेंथ को, ये जो फोर्स कहां जा रहा है? फोर्स नीचे की तरफ धक्का मारेगा नीचे, तो अगर नीचे धक्का मारेगा तो ये जो लेंथ है वो कैसे घूमेगा अबाउट पॉइंट ए? क्लॉकवाइज, इसलिए ये पॉजिटिव। अब यहां पे आ जाओ, ये लेंथ है ना 1, अभी ये 1 है, राइट। इसको भी कैसे धक्का मार रहा है? टुवर्ड्स राइट। ये जो फोर्स है 5 cos 60, ये जो फोर्स है इस लेंथ को कहां पे धक्का मार रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ यहां से यहां तक कैसे घूमेगा? अगर मैं लेफ्ट की तरफ धक्का मारूं तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। नेक्स्ट फोर्स कौन है? 5 sin 60, तो यहां पे लिख लो पहले 5 sin 60। ये कैसा फोर्स है? वर्टिकल है, तो डिस्टेंस कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल। मतलब ये ना ए से शुरू करेंगे 1। तो ये जो डिस्टेंस है, लेंथ है 1। अब ये जो फोर्स है 5 sin 60, धक्का कैसे मारेगा? ऊपर की तरफ। अगर इस लेंथ को ऊपर की तरफ धक्का मारेगा तो ये लेंथ कैसा टर्न होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। लास्ट कौन बचा? 7, तो यहां पे लिखते हैं 7 इंटू हॉरिजॉन्टल फोर्स है, डिस्टेंस क्या रहेगा? वर्टिकल। डिस्टेंस क्या रहेगा? ए से शुरू करेंगे और ये फोर्स तक 1। अब ये जो लेंथ है 1, इसको धक्का कैसा मार रहा है? 7 न्यूटन, किलो न्यूटन राइट की तरफ, तो कैसा घूमेगा ये? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव। ओके, तो टोटल मोमेंट कितना आ रहा है बताओ अबाउट पॉइंट ए? दैट इज -5.83। क्या रहेगा उसका यूनिट? किलो न्यूटन मीटर। माइनस है मतलब मूवमेंट माइनस कब रहता है? जब ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज जाए। तो मुझे ये वैल्यू मिल गया, इसका मोमेंट का वैल्यू मिल गया। ओके, ठीक है, राइट। अभी सॉल्व कहां पे करेंगे उसको? यहां पे करता हूं मैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये मुझे वैल्यू मिल गया, दैट इज समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए। ये है ना, तो इसका वैल्यू कितना मिला? दैट इज 5.83 इज इक्वल टू आर। मुझे कितना मिला था? आर चेक करो, आर का वैल्यू कितना था? आर मुझे कितना मिला? 6.65 था आर, तो आर इज 6.65 इंटू डी।
So therefore D is equal to 5.83 divided by 6.63 था शायद, तो कैलसी लो 6.63 नहीं 6.65 ही था सही। तो कैलसी लो कितना आ रहा है, देखो कैलसी में 5.83 डिवाइड बाय 6.65, तो ये कितना आ रहा है 0.87 मीटर। तो D मुझे कितना मिला, देयरफॉर D इज 0.87 मीटर, D मिल गया। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां पे लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, ये वैल्यू मुझे मालूम है, कितना वैल्यू है ये, दैट इज 5.83 इज इक्वल टू x का वैल्यू मुझे नहीं मालूम इंटू f ऑफ y। f ऑफ y कितना आया देखो जरा, f ऑफ y 2.33, therefore x is equal to, तो 5.83 डिवाइड बाय 2.33, तो x कितना है 2.5 मीटर, therefore x is equal to 2.5 मीटर। तो क्या मिल गया मुझे, इक्वेशन 1 से मुझे d का वैल्यू मिला, इक्वेशन 2 से मुझे क्या मिला, x का वैल्यू मिला, ठीक है। अब इक्वेशन 3 से मुझे किसका वैल्यू मिलेगा, तो मैं इसको यहां पे लिख दूं, जगह नहीं है इसलिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 ये वैल्यू मुझे मालूम है, दैट इज 5.83 इज इक्वल टू y इंटू f ऑफ x कितना है, f ऑफ x कितना आया था हमें 6.23, so therefore y is equal to 5.83 divided by 6.23, कितना आएगा 5.83 divided by 6.23, that is 0.93 meter, so therefore y is equal to 0.93 meter। मिल गया हमें, ओके, हर एक चीज मिल गया। दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 I got value of D, from equation 2 I got value of X, and from equation number 3 I got value of Y. So this is my step number 5, that is Varignon's theorem. Step number 6 क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको लोकेट करना पड़ेगा, किसको, पोजीशन को लोकेट करना पड़ेगा। तो सबको रब कर देता हूं, अभी स्टेप्स नंबर 6 की तरफ जाएंगे। तो स्टेप 5 में क्या होगा, विल अप्लाई वैरिग्नॉस थ्योरम, मूवमेंट निकालेंगे, मूवमेंट निकालने के बाद d का वैल्यू, x का वैल्यू एंड y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 क्या है, दैट इज लोकेशन और पोजीशन ऑफ r, पोजीशन ऑफ r, ओके। पोजीशन ऑफ r, लेट अस से ड्रॉ x एक्सिस एंड y एक्सिस। हमें क्या बोला है कि लोकेट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रेंट विद रिस्पेक्ट टू a, so let us first draw a, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अभी क्या करना पड़ेगा, इसको प्लॉट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे f ऑफ x का वैल्यू क्या था, f ऑफ x का वैल्यू क्या था, दैट इज 6.23 किलो न्यूटन, पॉजिटिव मतलब राइट की तरफ। f ऑफ y का वैल्यू क्या था, दैट इज 2.33 किलो न्यूटन, पॉजिटिव ऊपर की तरफ। और मोमेंट हमको क्या मिला अबाउट पॉइंट ए, टोटल मोमेंट क्या था, देखो जरा, मोमेंट था 5.83 किलो न्यूटन मीटर। वो भी कैसा था मोमेंट, वो मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज ना, ये तो क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। अब कैसे करेंगे,
हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर मैं x डिस्टेंस में जाऊं, राइट, कैसा x डिस्टेंस, तो x डिस्टेंस में मुझे कौन मिलता है आफ्टर ट्रेवलिंग x डिस्टेंस, कौन मिलेगा मुझे y, इधर जाऊंगा तो कौन मिलेगा y, इधर जाऊंगा तो कौन मिलेगा y, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखो, लिखा था जो हमने यहाँ पे, f ऑफ a इज इक्वल टू x इंटू एफ ऑफ y, ठीक है। अगर मैं x डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा तो मुझे कौन मिलेगा f ऑफ y। f ऑफ y कैसे दिखता है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक साथ f ऑफ y दो जगह पे नहीं हो सकता, तो दोनों में से एक जगह पे होगा, इधर राइट में होगा या फिर लेफ्ट में होगा। मेन कौन है अभी, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर मैं लेफ्ट में कंसीडर करता हूं तो ये फोर्स, ये जो फोर्स है इस डिस्टेंस को कैसे घुमा रहा है, वो क्लॉकवाइज। ध्यान दो, अगर ऐसा रहेगा ये, ओके, और ये फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा है तो कैसा जा रहा है, ये क्लॉकवाइज, और हमारा मेन मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब ये सही नहीं है, ये सही है, तो दिस इज योर x। और नेक्स्ट क्या मुझे y करना है, तो क्या फॉर्मूला है उसका y का, जस्ट लिखे थे हमने y f ऑफ x। तो अगर मैं y डिस्टेंस ट्रेवल करूं तो मुझे कौन मिलेगा वहां पे, f ऑफ x मिलेगा। तो y मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, तो अगर मैं ऊपर जा सकता हूं या फिर नीचे जा सकता हूं, तो बाई y डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद मुझे कौन मिलेगा वहां पे, f ऑफ x मिलेगा। f ऑफ x कैसा दिखता है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है, टुवर्ड्स राइट। तो एक ही साथ f ऑफ x दो जगह पे नहीं हो सकता, ऊपर या फिर नीचे नहीं हो सकता, दोनों एक जगह पे नहीं हो सकता। तो उसको क्या होना पड़ेगा, आइदर ऊपर होना पड़ेगा या फिर नीचे। चेक करो, अगर वो ऊपर होता है तो ये जो फोर्स है इस डिस्टेंस को कैसे घुमा रहा है, वो क्लॉकवाइज। जस्ट इमेजिन करो कि ये डिस्टेंस है, कैसे घुमाएगा ये फोर्स, क्लॉकवाइज। तो मतलब ये सही फोर्स नहीं है, वो सही जगह नहीं है। सही जगह कौन सा है, ये, ठीक है। ये कैसे घुमाएगा उसको, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से ये डिस्टेंस और ये क्या हो जाएगा फिर y, इसको परपेंडिकुलर जो रहेगा दैट विल बी d। अब ये रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ, सेंस कैसा रहेगा। फिर चेक करो, अगर मैंने नीचे की तरफ लिया, ऐसा नीचे की तरफ बताया, तो ये जो d है वो कैसा घूमेगा फिर, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो लेकिन हमको क्या चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कहां पे जाएगा, ऊपर की तरफ। दिस इज r और ये अल्फा, ठीक है, राइट, ये अल्फा। अब सवाल क्या उठता है कि इक्विलिब्रियंट फोर्स कहां पे आएगा, राइट ना। इक्विलिब्रियंट फोर्स कहां पे आएगा, अगर ये फोर्स ऐसा एक्ट हो रहा है इस क्वाड्रेंट में, तो इक्विलिब्रियंट फोर्स कैसा होना चाहिए, इट शुड बी कोलिनियर, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो ये ऐसा रहेगा, EQ इज इक्वल टू R, और R का वैल्यू कितना आया था, R का वैल्यू दैट इज 6.65 किलोमीटर। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है, हमको ये पहले लिखना चाहिए था जब मुझे R का वैल्यू मिला, तो आप क्या लिखोगे, एज इक्विलिब्रियंट फोर्स is equal in magnitude as of resultant force, therefore EQ is equal to R is equal to 6.65 किलोमीटर। ये हमको पहले लिखना चाहिए था, ठीक है। जब हमको R का वैल्यू मिला, तभी R का वैल्यू मिलने के बाद ही हमको ये स्टेटमेंट दे देना चाहिए था कि एज EQ is equal to, EQ क्या है, दैट इज इक्विलिब्रियंट फोर्स। EQ कौन है, इक्विलिब्रियंट फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, लोकेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो होमवर्क, ठीक है, इजी है, खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कि वहां पे कितने फोर्स हैं, 3 फोर्स हैं, 2 हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल। कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक तो 4 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन, दोनों हॉरिजॉन्टल है, और दूसरा एक ही वर्टिकल है, दैट इज 2 किलो न्यूटन। तो वही फोर्स सिस्टम कौन सा है, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट, सॉरी, वेरी सॉरी, फोर्स सिस्टम कौन सा है, नॉन कॉन्करेंट। तो
मेथड कौन सा यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट? रेजोल्यूशन। तो यही 6 मेथड यूज करो, 6 स्टेप्स यूज करो और उसको सॉल्व करो, ये होमवर्क। ओके, और नेक्स्ट सम जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।